नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश शर्मा मेरे स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर आपके लिए कुछ ले गया हूं। मेरे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि जो स्टूडेंट्स मेरे पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए साइकेट्रिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं। दोस्तों, इस हाफ एन आवर की वीडियो में हम पूरी साइकेट्रिक तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों, साइकेट्रिक के स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हेल्थ का क्या कॉन्सेप्ट है। हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO 1948, WHO ने 1948 के अंदर एक डेफिनेशन दी थी हेल्थ की। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। मींस एक पर्सन फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली एंड सोशली प्रोडक्टिव होना चाहिए और उसके अंदर कोई भी इन्फर्मिटी नहीं होनी चाहिए। उस पर्सन को हम हेल्थी बोलते हैं। दोस्तों, उसके बाद एक दूसरा वर्ड जो आता है वो आता है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या है? तो मेंटल हेल्थ की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ अकॉर्डिंग टू मेनिंगर, मेंटल हेल्थ इज द एडजस्टमेंट ऑफ एन ह्यूमन बीइंग टू ईच अदर एंड टू द वर्ल्ड अराउंड देम विद मैक्सिमम इफेक्टिवनेस और हैप्पीनेस। एक पर्सन अपने आप को किसी भी एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर ले, उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर ले, एडजस्ट कर ले और उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को इफेक्टिवनेस और हैप्पीनेस रख सके, उसको मेंटल हेल्थ बोला जाता है। दोस्तों, मेंटल हेल्थ और हेल्थ के बाद में अब हमारा बिहेवियर, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज नॉट ए, मेंटल हेल्थ के अंदर कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि आप कह सको कौन मेंटल हेल्थी है और कौन मेंटल हेल्थी नहीं है। दोस्तों, मेंटल हेल्थ के अंदर बिहेवियर की स्टडी होती है। तो जो हमारा बिहेवियर है, ये बिहेवियर कैन बी नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। सो बिहेवियर के अंदर जो मॉडल्स आता है, तो बिहेवियर के अंदर ये तीन एलिमेंट्स, इस एलिमेंट्स के अंदर सबसे पहले आता है कॉग्निशन, सेकंड इज कोनेशन एंड थर्ड इज अफेक्ट। ये थ्री एलिमेंट्स हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। कॉग्निशन का मतलब होता है टू गेट टू नो। टू गेट टू नो मींस नोइंग, किसी चीज को जानना और समझना कॉग्निशन कहलाता है। और कोनेशन मींस एक्ट और अफेक्ट मींस फीलिंग। हमारे नॉर्मल बिहेवियर मींस एक पर्सन के नॉर्मल बिहेवियर के लिए इन तीनों का बैलेंस होना जरूरी है। यदि ये तीनों बैलेंस में होंगे देन आवर बिहेवियर विल बी नॉर्मल। यदि इन तीनों एलिमेंट्स का बैलेंस यदि बिगड़ जाएगा देन कंडीशन विल बी एबनॉर्मल। तो आपको ये आया, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपके बिहेवियर को नॉर्मल और एबनॉर्मल बताते हैं। दोस्तों, इन सारी वीडियोस को देखने के लिए आप अखिलेश शर्मा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अखिलेश शर्मा के नाम से, और मेरा फेसबुक पेज अखिलेश शर्मा के नाम से, जहां पर आप यदि कोई सजेशन सुझाव देना चाहे तो दे सकते हैं या कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। मैं आगे साइकेट्रिक की हर एक टॉपिक की अलग अलग वीडियो उसके अंदर डालूंगा। अभी यहाँ सिर्फ एक समराइज कर रहे हैं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या चीजें आपको डिस्कस करनी है। उसके बाद दोस्तों अब आता है मॉडल्स ऑफ बिहेवियर। मॉडल्स ऑफ बिहेवियर की जब बात आती है तो तीन मॉडल होते हैं। तीन मॉडल्स के अंदर जब बात होती है तो सबसे पहला जो मॉडल होता है वो मॉडल होता है मेडिकल मॉडल। मींस एनी बिहेवियर कैन बी नॉर्मल और एबनॉर्मल थ्रू द पैथोलॉजी कंडीशन ऑफ एन ह्यूमन बीइंग। मींस आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, आपको पता पड़ा कि आपको कोई डिजीज हो गया और आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना है। सडन आपको एंजाइटी हो जाएगी, एंशियस हो जाएंगे, डिप्रेसिव थॉट आने लग जाएंगे या कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी। मींस योर बिहेवियर कैन बी एबनॉर्मल। दिस इज नोन एज मेडिकल मॉडल। स्टैटिस्टिकल मॉडल इज बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मींस IQ मींस इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, बौद्धिक गुणांक। बौद्धिक गुणांक मींस IMA upon CA into 100। जैसे नॉर्मल IQ 90 to 110 होता है। 70 से बिलो IQ को हम लोग मेंटल रिटार्डेड बोलते हैं। दोस्तों, IQ का कैलकुलेट करने का फार्मूला है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज इट इज कैलकुलेटेड बाय द सम फार्मूलाज, जैसे स्टैनफोर्ड बाइनेट, साइमन बाइनेट, ऐसे इन्होंने फार्मूलाज दिए। उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि यही खुद हाफ एन आवर ले लेगा यदि हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में CA इट इज द रियल एज ऑफ एन इंडिविजुअल। उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे, वो आएगा हमारा IQ। उसके बाद आता सोशियो कल्चरल मॉडल। सोशियो कल्चरल मॉडल मींस
some behavior will be normal and abnormal according to society. According to society, some behavior can be normal and can be abnormal. जैसे कुछ functions, कुछ behavior, like if someone is died in the Western countries, so crime is there is a normal, but crime is an abnormal, but in India crime is normal. So according to social cultural factor, some behavior will be normal and abnormal. Society के कुछ formulas होते हैं, जैसे Dhaat syndrome. Dhaat is not a disease. Dhaat is the sebum-like substance. Dhaat is the sebum-like substance which is coming through the urine, that is known as Dhaat. It is not a disease in the south and it is a disease in north. मीन्स साउथ के अंदर इसको कुछ नहीं माना जाता, इसको कोई वैल्यू नहीं दी जाती, इसको कुछ नहीं समझा जाता, लेकिन नॉर्थ के अंदर क्या किया जाता है, इसको एक इलनेस समझ के ट्रीट किया जाता है. ये होता है दोस्तों धात सिंड्रोम. सो मीन्स मेडिकल मॉडल, स्टैटिस्टिकल मॉडल एंड सोशियो कल्चरल मॉडल, ये तीनों जो मॉडल है ये हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं और बिहेवियर कैन बी नॉर्मल एंड एबनॉर्मल इज बेस्ड ऑन दीस थ्री मॉडल्स. उसके बाद दोस्तों हम जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिजीजेस एंड डिसऑर्डर. जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन दो तरीके का होता है, एक तो होता है ICD-10 और एक होता है DSM. ICD-10 का मतलब है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स. इसके अंदर 10 चैप्टर्स होते हैं. आजकल न्यूली करंटली जो फॉलो किया जाता है वो होता है ICD-10. करंटली का मतलब नाउएडेज, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम आया है, नाउएडेज व्हिच क्लासिफिकेशन इज फॉलोड इन इंडिया for diagnosing the mental disease and disorder. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ICD-10. ICD-10 is followed in India. In what? To diagnose the mental disorders means, हिंदी में मैं आपको बोलूं, आजकल ICD-10 का जो फार्मूला, जो क्लासिफिकेशन है, ये मेंटल डिजीज को डायग्नोसिस करने के लिए और ट्रीटमेंट करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है. इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस ये है कि ICD-10 DSM के अंदर सारे मेंटल डिसऑर्डर्स अलग अलग थे. ICD-10 ने उनको समराइज किया, ग्रुप्ड किया और उनको व्यवस्थित कर दिया. जैसे एंजाइटी, फोबिया, OCD, DCD, ये सारे डिसऑर्डर्स अलग अलग थे DSM के अंदर. लेकिन इन्होंने क्या किया, न्यूरोटिक डिसऑर्डर बोल के कि ये सब कुछ न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर आएगा और इन सबको ये न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर लेके आ गए. तो दोस्तों आजकल जो फार्मूला यूटिलाइज किया जाता है वो होता है ICD-10. इस ICD-10 और DSM के बाद अब आता है सिम्प्टोमेटोलॉजी एंड टर्मिनोलॉजी. बेटा साइकेट्री की जितनी भी आपको साइकेट्री समझनी है बिना टर्मिनोलॉजी के बड़ा मुश्किल है. टर्मिनोलॉजी मींस साइकेट्री की टर्म्स. जैसे परसेप्शन का डिसऑर्डर क्या होते हैं, इल्यूजन एंड हैलुसिनेशन, इनका भी आगे क्लासिफिकेशन है. थॉट के डिसऑर्डर डिल्यूजन होते हैं, मोटर एक्टिविटी के डिल्यूजन, अफेक्ट के डिसऑर्डर्स, ये सब टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर आपके माइंड में होनी चाहिए. क्योंकि जब तक टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं होगी, जब तक आप किसी एग्जाम में सक्सेस नहीं हो सकते. क्योंकि हर एग्जाम के अंदर यदि साइकेट्री का क्वेश्चन आता है तो टर्मिनोलॉजी से पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा. पक्का टर्मिनोलॉजी का क्वेश्चन आता है, आप इसे फोकस कर लें. उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थेरेपीज. हमारे थेरेपीज के अंदर तीन तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है. पहला जो है फिजिकल थेरेपी, सोमेटिक थेरेपी जिसको ECT बोला जाता है, और जो दूसरी थेरेपी जो होती है हमारी वो होती है हमारे साइकोथेरेपी, और नेक्स्ट जो होती है वो होती है साइकोफार्माकोथेरेपी. दोस्तों जब ECT की बात की जाती है, ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी is a somatic treatment in which directly current provide on the temples to produce gradual seizures. ECT में जो क्वेश्चन आता है सबसे पहले आता है who is the founder of ECT. फाउंडर में आपको सबसे पहले लिखना है सेरेलिटी, CERELETTI, सेरेलिटी, एंड बिन्नी 1938 is the founder of ECT. 1938. This question came, lot of time this question came in exam, who is the founder of ECT?
तो आपको बताना है ईसीटी का जो फाउंडर है वो है सेरेलिटी एंड बिन्नी इन 1938 इज द फाउंडर ऑफ ईसीटी। इसके बाद में ईसीटी के अंदर जो सीजर्स कौन से पैदा होते हैं, ईसीटी के अंदर जो सीजर्स पैदा होते हैं वो ग्रांड-मल सीजर्स होते हैं। इन ग्रांड-मल सीजर्स को टॉनिक क्लोनिक सीजर्स बोला जाता है। इन ग्रांड-मल सीजर्स को टॉनिक क्लोनिक सीजर्स बोला जाता है। मींस ईसीटी करंट जब आप उसे प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को तो उसके अंदर जो सीजर पैदा होंगे उसको टॉनिक क्लोनिक सीजर बोला जाता है। ईसीटी दो तरीके की होती है, डायरेक्ट एंड मॉडिफाइड। ईसीटी यूनिपोलर और बाइपोलर होती है। डायरेक्ट मींस पहले करंट डायरेक्ट लगा देते थे, मॉडिफाइड में एनेस्थेटिक मेडिकेशंस यूटिलाइज करनी होती है। उसके बाद यूनिपोलर मींस एक साइड आप करंट लगाएंगे उसे यूनिपोलर बोलते हैं, बाइपोलर मींस टू साइड। अब इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि किसी पर्सन को यदि आपको ईसीटी लगानी है और उसे आप यूनिपोलर देना चाहते हैं तो आप कौन सी साइड में उसको यूनिपोलर ईसीटी देंगे? दोस्तों नॉन डोमिनेंट साइड ऑफ द पर्सन। वो पर्सन यदि राइट हैंडेड है तो उसे लेफ्ट हैंड में आप ईसीटी लगाएंगे और यदि लेफ्ट हैंड है तो आप राइट हैंडेड उसे ईसीटी लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों ईसीटी के अंदर सक्सिनिलकोलिन 0.5 mg IV IM मेडिकेशंस यूज करते हैं। ये मसल रिलैक्सेंट है। एट्रोपिन 0.6 mg IV एंड IM यूज करते हैं। ये वेगल स्टिमुलेशन को प्रिवेंट करती है, म्यूकस सिक्रीशन को रोकती है। उसके अलावा थायोपेंटोल 150 mg ये सेडेटिव है, ये हम यूज करते हैं। उसके बाद एक पर्सन को 3 to 10 टाइम्स हम ईसीटी लगा सकते हैं, 3 to 7, मैक्सिमम कैन बी 10। एंड एक वीक के अंदर सिर्फ आप एक पेशेंट को 3 बार से ज्यादा ईसीटी नहीं दे सकते। ईसीटी के इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो के अंदर ईसीटी को हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ईसीटी अकेली हमारा आधा घंटा ले लेगी। दोस्तों इन वीडियो को देखने के लिए, रेगुलर देखने के लिए आप मेरा YouTube चैनल अखिलेश शर्मा सब्सक्राइब करें और उससे जुड़े रहिए और मेरा फेसबुक पेज अखिलेश शर्मा के नाम से आप उसे लाइक करें। दोस्तों ईसीटी के बाद जो क्वेश्चंस आता है थेरेपीज के अंदर वो आता है एक फोबिया। फोबिया के लिए कौन सी थेरेपी प्रोवाइड की जाती है? दोस्तों फोबिया के लिए जो थेरेपी प्रोवाइड की जाती है उस थेरेपी का नाम है फ्लडिंग। फ्लडिंग को हम दूसरे वर्ड में इम्प्लोसिव थेरेपी भी बोलते हैं। फ्लडिंग को इम्प्लोसिव थेरेपी भी बोलते हैं। मींस फोबिया का पेशेंट जिस चीज से डर लगता है उस चीज से उसका बार-बार मुकाबला कराया जाए। और दोस्तों उसके बाद में अल्कोहलिज्म, अल्कोहलिक जो लोग अल्कोहलिक है और जो अल्कोहल का सेवन करते हैं उनके लिए एवर्सन थेरेपी यूटिलाइज की जाए। एवर्सन थेरेपी इज ए टाइप ऑफ साइकोथेरेपी। उसके अंदर एक डाइसल्फिरा मेडिकेशन आती है। उस मेडिकेशन को आप जो है पेशेंट को आप आधा घंटे पहले आप उसे दे दे, उस पर्सन को गिडीनेस, उस पर्सन को चक्कर आना, वर्टिगो, वोमिटिंग ये फील होगी और वो उसको ले नहीं पाएगा। इसका एक केमिकल फार्मूला है जो हम डिटेल में थेरेपीज के साथ पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग पोस्ट बीएससी और एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। और जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों हम एवर्सन थेरेपी, डाइसल्फिरा मेडिकेशंस एल्कोहलिक पेशेंट के लिए यूज करते हैं, फोबिया के लिए इम्प्लोसिव और फ्लडिंग थेरेपी। उसके बाद आता है दोस्तों एक मिल्यू थेरेपी। मिल्यू थेरेपी या थेरेप्यूटिक कम्युनिटी। मिल्यू थेरेपी का जो फाउंडर है वो फाउंडर है मैक्सवेल जोन्स। मैक्सवेल जोन्स 1953 इज द फाउंडर ऑफ मिल्यू थेरेपी। मिल्यू थेरेपी मींस एक पर्सन को आप होम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। एक पर्सन को आप होम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। मींस व्हेन पर्सन इज कमिंग इन हॉस्पिटल यू प्रोवाइड होम एनवायरनमेंट टू द पेशेंट। आप उससे पूछें, बात करें, आपकी लीडिंग कैपेसिटी में उसे लीडर बनाएं, आप उसको एडजस्टमेंट करें, उसके सुझाव लें। नाम के साथ पर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो मिल्यू थेरेपी के अंदर बाद में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों थेरेपीज के अंदर ये क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में आता है साइकोफार्माकोथेरेपी। साइकोफार्माकोथेरेपी मींस फार्माकोलॉजी, उसमें एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस के क्वेश्चन आते हैं। एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस के अलावा जो दुनिया का सबसे मशहूर जो क्वेश्चन है वो आता है लिथियम से। लिथियम को लिथियम कार्बोनेट भी बोला जाता है, LiCO3। ये मूड स्टेबलाइजर है। आप सुबह एक ले लें, आप मूड के स्टेबल रखेंगे। मींस पेशेंट को यदि हम देंगे तो ये मूड स्टेबलाइजर है, लिथियम कार्बोनेट।
तो दोस्तों लिथियम में से क्वेश्चन आते हैं कि ब्लड लिथियम लेवल, प्रोफाइलेक्टिक लेवल और लिथियम की डोजेस, ये क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। नॉर्मली 0.03 टू 0.06 एमबीक्यू पर लीटर एक नॉर्मल ब्लड लिथियम लेवल जो लिया जाता है। और दोस्तों उसके बाद ड्यूरिंग लिथियम थेरेपी एक पर्सन का इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना चाहिए। और जो सोडियम, ये क्वेश्चन आया था अभी एग्जाम के अंदर, हम लोग इतने दिन से डिस्कस कर रहे हैं, साइकेट्री पढ़ा रहे हैं, जो नए क्वेश्चंस कई बार आते हैं हम लोग हमारे इसमें ऐड कर देते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस सोडियम थेरेपी के लिए लिथियम थेरेपी के दौरान मेंटेन करना चाहिए, उसका आंसर है सोडियम। उसके बाद दोस्तों हम डिजीज कंडीशंस के ऊपर आते हैं। तो डिजीज कंडीशन दो तरीके की होती है, एक होती है न्यूरोटिक और एक होती है साइकोटिक। न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर इनसाइट प्रेजेंट होती है और साइकोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर इनसाइट एब्सेंट होती है। न्यूरोटिक डिसऑर्डर के अंदर इनसाइट प्रेजेंट का मतलब होता है पेशेंट नोज हु ही इज, वो कहां है, वो कौन है, वो कैसा है, क्यों आया है हॉस्पिटलाइजेशन। दिस इज न्यूरोटिक डिसऑर्डर। न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर एंजाइटी, फोबिया, डिप्रेशन, ओसीडी और डीसीडी, ये सारे डिसऑर्डर्स आते हैं। उसके बाद में साइकोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर सिजोफ्रेनिया होता है जिसके अंदर इनसाइट एब्सेंट होती है। तो दोस्तों जब न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले एंजाइटी क्या होती है? एंजाइटी इज एन इमेजिन्ड फीलिंग ऑफ डेंजरस सिचुएशन। आपको कोई सिचुएशन मिली, आपको डर लगा, दैट इज नोन एज एंजाइटी। एंजाइटी दो किस्म की होती है दोस्तों, एक होती है ट्रेट एंजाइटी और दूसरी होती है स्टेट एंजाइटी। स्टेट एंजाइटी मींस यू आर गोइंग टू गेट मैरिड विद समवन, उस दौरान सम एंग्जियस बिहेवियर आपका होता है, वो स्टेट एंजाइटी होती है। और ट्रेट एंजाइटी मींस कुछ लोग हमेशा एंग्जियस रहते हैं, ट्रेट मींस वो गुणों के अंदर उसके अंदर आ गई है, दैट इज नोन एज ट्रेट एंजाइटी। दो तरीके की एंजाइटी होती है, स्टेट एंजाइटी एंड ट्रेट एंजाइटी। इसके जब हम ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे तो ट्रीटमेंट के अंदर जब हम बात करेंगे तो ट्रीटमेंट के अंदर नॉर्मली साइकोथेरेपीज प्रोवाइड की जाती है, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, योगा, प्राणायाम, और उसके अंदर थेरेपीज, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, एंजियोलाइटिक ड्रग आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेकंड डिसऑर्डर, डिप्रेशन, हेल्पलेस, होपलेस, बर्थलेस, पेसिमिस्टिक थिंकिंग, पर्सन स्लर्ड स्पीच, voice down, libido. In psychiatry sexual energy is known as libido. This question came lot of times. ये decrease, sleep pattern disturbance, eating pattern disturbance, बहुत सारे effects हैं जो डिप्रेशन के दौरान डिस्टर्ब हो जाएंगे। उसके बाद आता है OCD। अब दोस्तों डिप्रेशन में क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया कि ECG can be given in, ECG can be given in means आप ECG दे सकते हैं क्या? तो इसके अंदर पहला जो एम्स के अंदर क्वेश्चन आया था उसमें था डिप्रेशन, और जो दूसरा जो था उसमें था सिजोफ्रेनिया, और जो नेक्स्ट था वो था ओसीडी एंड डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों कई लोगों ने इसका आंसर डिप्रेशन बताया। ये डिप्रेशन इट इज रॉन्ग आंसर। एक पर्सन डिप्रेसिव थॉट में कभी भी हो सकता है, और दिन के अंदर कोई मोमेंट ऐसा होता है जब वो पर्सन डिप्रेशन में होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे करंट लगा दें। डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया इज द राइट आंसर फॉर द ECG। डिप्रेशन मींस डिप्रेशन यदि माइल्ड और मॉडरेट है तो उसमें कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। यदि डिप्रेशन सीवियर है तो साइकोटिक सिम्टम्स आएंगे, और साइकोटिक सिम्टम्स आएंगे तो आप ECG लगा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा सिजोफ्रेनिया। यदि सिजोफ्रेनिया ऑप्शन दे रखा है तो आपको दूसरा सोचना ही नहीं है। सिजोफ्रेनिया इज द राइट आंसर फॉर द ECG। एंड डिप्रेशन, if mild and moderate, no treatment is required. In mild depression nothing is required. Lot of person they lost their amount, they will be there in the depression, no treatment is required. In moderate some therapies are required. In severe depression with the psychotic symptoms ECG can be given. Then after OCD ऑब्सेशन एंड कंपल्सिव डिसऑर्डर्स होते हैं। ऑब्सेशन रिपीटेड इमेजेस माइंड के अंदर आते हैं, कंपल्सन उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है। यदि एक नॉर्मल होता है तो ठीक है, यदि एक एबनॉर्मल हो जाए तो एक डिसऑर्डर बन जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो डिसऑर्डर्स आते हैं वो आते हैं हमारे पास ईटिंग डिसऑर्डर्स। दो किस्म के ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, एक होता है बुलिमिया नर्वोसा और एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा ईटिंग डिसऑर्डर।
बुलिमिया नर्वोसा मींस ऐसे कई लोग जो हमारे सोसाइटी में पाए जाते हैं जो बहुत सारा खाना खाते हैं, उनको बोला जाता है बुलिमिया नर्वोसा। इस बुलिमिया नर्वोसा के अंदर वो लोग इतना खाते हैं कि खाने के बाद वॉमिट भी कर देते हैं। वो खाने के बाद वॉमिट करते हैं, अपनी फिंगर अंदर डालेंगे, उसको बोला जाता है बिंजिंग एंड पर्जिंग। बिंजिंग एंड पर्जिंग। कोई बंदा शादी में गया, सारी चीजें खाली, गाजर का हलवा बच गया, वो बंदा जाएगा, वॉमिट करेगा, दोबारा आके गाजर का हलवा खाएगा। दिस इज नोन एज बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा मींस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड, बहुत खाना खाना। ऐसे लोग हेल्थी रहते हैं, मोटे होते हैं, ऑब्वियस होते हैं। और कुछ फीमेल्स जिनके अंदर ज्यादा खाने की आदत होती है, उन फीमेल्स को सिंपली एक वर्ड बोला गया है, चब्बी लेडी। ऐसी फीमेल्स गोल मटोल, गाल भरे हुए, रेड कलर के होते हैं। बुलिमिया नर्वोसा मींस एक्सेसिव ईटिंग। इनके माउथ से स्मेल आएगी, हेलिटोसिस होगा, सलाइवरी ग्लैंड्स पर स्वेलिंग होगी, आईज की कैपिलरी डैमेज होंगी। ये बुलिमिया नर्वोसा। और दूसरा जो होता है वो होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा मींस ऐसे लोग बहुत कम अमाउंट में खाना खाते हैं, बहुत कम अमाउंट में खाना खाते हैं मींस बहुत कम। वो जूस भी पिएंगे तो शुगर फ्री चाहिए, उनकी बॉडी के अंदर कोई फैट का स्टोरेज नहीं होता। ऐसे डिसऑर्डर को हम एनोरेक्सिया नर्वोसा बोलते हैं। दोस्तों, दो डिसऑर्डर होते हैं ईटिंग के, बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा। और कुछ बुक्स ने आजकल एक और ऐड कर दिया, बुलिमिया एनोरेक्सिया, ये इन दोनों की मिडिल स्टेज होती है। उसके बाद में हमारा एक डिसऑर्डर बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर जिसको हम बीपीएडी बोलते हैं। इस बीपीएडी के अंदर पर्सन एक पोल में डिप्रेशन, एक पोल में मैनिया। पर्सन विल बी हैप्पी एंड समटाइम इट विल बी डिप्रेस्ड। मैनिया डिप्रेशन, कभी खुशी कभी गम। पर्सन इज फीलिंग डिप्रेसिव थॉट एंड देन आफ्टरवर्ड्स समवन इज टेलिंग ही इज इन मैनिया। सो मैनिया डिप्रेशन, इट इज इन टू टाइप्स, यूनिपोलर एंड बाइपोलर। यूनिपोलर मींस यदि कोई पर्सन एक ही एपिसोड में चल रहा है तो उसको यूनिपोलर बोलते हैं, और वो दोनों एपिसोड में चल रहा है तो उसे बाइपोलर बोलते हैं। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो आता है वो आती है मैनिया। मैनिया ये मूड डिसऑर्डर है। इसके अंदर 4 स्टेजेस होती हैं। एक होता है यूफोरिया, दूसरा होता है एलेशन, थर्ड होता है एक्सोल्टेशन, नेक्स्ट होता है एस्टेसी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि यूफोरिया कौन सी स्टेज है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, फोर्थ। यूफोरिया मींस माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड। एलेशन ये माइल्ड, ये मॉडरेट, ये सीवियर और ये वेरी सीवियर। यूफोरिया इज द माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड, मॉडरेट एलिवेशन ऑफ मूड, सीवियर और वेरी सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड। दोस्तों ये 4 स्टेजेस होती हैं। एस्टेसी के अंदर पर्सन डिटैच हो जाता है, यूफोरिया के अंदर वो जॉयनेस और हैप्पीनेस फील करता है, एक्सोल्टेशन के अंदर साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। दोस्तों इस मैनिया के बाद, बीपीएडी के बाद एक हमारा टॉपिक आता है सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया इज द ग्रैंडफादर ऑफ साइकेट्री। मींस साइकेट्री के जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो सब सिजोफ्रेनिया के अंदर पाए जाते हैं। सिजोफ्रेनिया इज ए सिंड्रोम। सिंड्रोम मींस एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। मींस जितनी भी टर्मिनोलॉजी हमारी साइकेट्री की है वो सब सिजोफ्रेनिया के अंदर पाई जाती है। सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स पॉजिटिव सिम्टम्स और कुछ नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। जैसे नॉर्मली सिम्टम्स सारी साइकेट्री की टर्मिनोलॉजी सिजोफ्रेनिया के अंदर आती है, लेकिन कई लोग ये बोलते हैं कि जो क्वेश्चंस पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स पे आया था। पॉजिटिव मींस यदि इल्यूजन एंड हैलुसिनेशन प्रेजेंट है, परसेप्शन के डिसऑर्डर है, तो ये पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया होगा। और यदि एनहेडोनिया, एम्बिवैलेंस, एपैथी यदि ये है तो ये नेगेटिव सिम्टम्स होंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स से क्वेश्चन आया हुआ है। और एक क्वेश्चन आया हुआ है ब्लूअर्स 4A सिम्टम्स। ब्लूअर्स 4A सिम्टम्स मींस एसोसिएशन डिस्टरबेंस, एम्बिवैलेंस, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर और एक अफेक्टिव डिसऑर्डर। अब ब्लूअर्स 4A, BLEURERS, ब्लूअर्स 4A सिम्टम्स, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 4A मींस एसोसिएशन डिस्टरबेंस या एसोसिएशन डिसऑर्डर बोल सकते हैं आप इसको। उसके बाद में अफेक्टिव डिसऑर्डर,
उसके बाद में एम्बिवेलेंस और एसोसिएशन डिसऑर्डर, अफेक्ट डिसऑर्डर, एम्बिवेलेंस, association disorder, affect ambiguous for symptoms and autism. These are the 4A of the Blues A symptoms. उसके बाद सिजोफ्रेनिया के बहुत सारे टाइप्स हैं। सिजोफ्रेनिया एक सिंपल सिजोफ्रेनिया होता है जिसके अंदर साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं। दोस्तों, जो लोग न्यूड रोड पर जो घूमते हैं, जो न्यूड रहते हैं, विदाउट कपड़ों में घूमते हैं, उस सिजोफ्रेनिया को हेबीफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया बोला जाता है। हेबीफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया का मतलब होता है सिली नेचर फाइंड आउट openly masturbate, they will masturbate openly, they will show their body parts openly, they will move without clothes, they will not maintain their personal hygiene, they will eat some non-eatable substance, that is known as hebeprenic schizophrenia. Then afterwards, next is the paranoid schizophrenia. Paranoid schizophrenia means a person is feeling that he has been killed by someone else. Means some of your friend is calling you for party, you will think I will not go, he want to kill me. This is the paranoid schizophrenia. Epiphanic schizophrenia, residual schizophrenia means after schizophrenia treatment some symptoms are remaining in the body, that is known as residual schizophrenia. Simple schizophrenia. Then afterwards catatonic schizophrenia. Catatonic means some sense they are maintaining their position for prolonged time for a person. कुछ लोग अपनी पोजीशन, जैसे एक बंदा हाथ खड़ा करके रखा हुआ है, मैं मेरे हाथ को 2 साल से खड़ा करूंगा, भाई क्यों? भगवान ने तुम्हें हाथ खाने के लिए दिए, काम करो यार, हाथ क्यों खड़ा करना? दिस द कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। ऐसे लोग मस्कुलरली डिस्टर्ब्ड होते हैं, वो उस पोजीशन को प्रोलॉन्ग्ड मेंटेन कर लेते हैं। जैसे कोई लोग एक पैर पे खड़ा हुआ है कितने 6 महीने से, क्यों? एक नॉर्मल मेंटल हेल्दी पर्सन ऐसा नहीं करेगा। ये जो मेंटल हेल्दी नहीं होगा वो ऐसा करेगा। इस सिजोफ्रेनिया को बोला जाता है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। इसका भी क्लासिफिकेशन आता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, सेपरेट टॉपिक के साथ आऊंगा। बाकी मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें, अखिलेश शर्मा यूट्यूब चैनल। उसके बाद में सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के अंदर आता है एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस आती हैं, एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस के बाद ईसीटी आती है, सारी साइकोथेरेपीज आती हैं, आप सब कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद सिजोफ्रेनिया हो गया, अभी ये सारी चीजें हमारी डिस्कशन हो गई। उसके बाद आपको बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा हो गया। उसके बाद आपको जो पढ़ना है वो एक क्राइसिस इंटरवेंशन। क्राइसिस इंटरवेंशन मींस some situation is coming as a crisis, so what intervention you can do? 4 approaches are there: general approach, generic approach, environmental manipulation and some support is there. ये 4 अप्रोच क्राइसिस इंटरवेंशन के दौरान हमें यूटिलाइज करनी है, आपको इन अप्रोचेस को पढ़ना है। उसके बाद साइकेट्री के अंदर जो हमारी बस्ती है, साइकेट्री के अंदर ये सारी चीजें होने के बाद हमारे एक थ्योरी बचती है जिसको बोला जाता है साइको एनालिटिकल थ्योरी। इट इज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। व्हाट यू नो व्हाट सिगमंड फ्रॉइड हैज टोल्ड, दैट इज वेरी सरप्राइजिंग स्टेटमेंट। ए बेबी इज स्टार्टेड द सेक्स विद हिज मदर ओनली फर्स्ट टाइम। दैट वर्ड्स आर टोल्ड बाय द सिगमंड फ्रॉइड। मींस सिगमंड फ्रॉइड नाम का जो बंदा है, ये साइंटिस्ट हमारे दुनिया में आया जिसने साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी। और साइको एनालिटिकल थ्योरी के अंदर इसने स्टेज दी थी ऑरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और क्रिएटिव। लेटेंसी और क्रिएटिव मींस ए बेबी व्हेन ही इज फीलिंग 0 to 1 years, 1 to 3 years, 3 to 5 years, 5 to 7 years and more than 7 years। मैं थोड़ा सा जल्दी आपको बता देता हूँ, बाकी डिटेल में अलग से लेके आऊंगा चैप्टर वाइज। ऑरल मींस 0 to 1 years when baby is suckling the milk। सुनो, when baby, जब बेबी माँ का दूध पीता है तो उसे सक नहीं बोलते, उसे सकलिंग बोलते हैं। when baby is suckling the milk of the breast of the mother, he is pressing the nipple and he is pressing the breast, he is feeling the joy, it is the part of life। तो सिगमंड फ्रॉइड ने बोला ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। Then afterwards 1 to 3 years when baby will come in the 1 to 3 years, when he will go past the stool, you will feel relaxed, जैसे पेट से बहुत बड़ी चीज बाहर निकल गई है,
फेलिक 3 to 5 इयर्स का जब आता है तो वो सोचने लगता है व्हाई शी इज माय सिस्टर, व्हाई शी वियर ए स्कर्ट, व्हाई आई वियर निकर, दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इज कमिंग इन द एज ऑफ 3 to 5 इयर्स। लेट एम सी 5 to 7 इयर्स वो दोस्तों के साथ रहना करता है, क्रिएटिव एज हो जाती है उसकी 7 इयर्स के बाद। उसके बाद इसमें हमारे माइंड को 3 लेवल में बांटा गया है, एक तो होता है कॉन्शियस और दूसरा होता है अनकॉन्शियस और एक होता है सेमी कॉन्शियस। ये हमारे माइंड के 3 लेवल इन्होंने डिवाइड किए हुए। उसके बाद में इड, ईगो, सुपर ईगो, ये सारी चीजें हमारे सिगमंड फ्रॉइड ने एक्सप्लेन की है इस थ्योरी के अंदर। ये सिगमंड फ्रॉइड की आपकी थ्योरी कंप्लीट होती है। इसके बाद हमारा एक लास्ट चैप्टर बचता है एडमिशन एंड डिस्चार्ज, लीगल एस्पेक्ट ऑफ साइकियाट्रिक नर्सिंग। लीगल एस्पेक्ट ऑफ साइकियाट्रिक नर्सिंग की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो इंडिया के अंदर 2 कानून बनाए थे। 2 कानून मींस इंडियन ल्यूनेसी एक्ट, इंडियन ल्यूनेसी एक्ट, ये 1912 में बनाया गया था। 1912 में इस कानून के मुताबिक हमारा जो मेंटल पेशेंट है उसे ल्यूनेटिक बोला जाता था और जो मेंटल हॉस्पिटल है उसे एसाइलम बोला जाता था। इसके अंदर कुछ एडमिशन एंड डिस्चार्ज के प्रोसीजर्स बनाए थे। उसके बाद मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 के अंदर आया। इस 1987 के अकॉर्डिंग अब जो मेंटल पेशेंट को आप ल्यूनेटिक बोलते थे उसे मेंटली इल बोला जाने लगा, डॉक्टर को साइकियाट्रिस्ट बोला जाने लगा, नर्स को साइकियाट्रिक नर्स बोला जाने लगा। और जो लोग पहले से अपने पुराने जन्म के कर्मों का पाप मानते थे उनको साइंटिफिक करने लगा और मेंटल हेल्थ को एक नए एस्पेक्ट में लेके आए और मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हॉस्पिटल लॉन्च किए गए। मेंटल हेल्थ में साइकियाट्रिक नर्सिंग में मास्टर डिग्री आरएके के अंदर स्टार्ट हुई, सिलेबस के अंदर अटैच किया गया, ये सारी चीजें। तो दोस्तों ये जो मैंने सारे टॉपिक आपको बताए बड़ी इजी वे में बताया है और छोटी छोटी चीजें बताई है। शायद इनमें मैं कई चीजें मिस कर गया होगा, ये चीजें आपको अपनी किताब से पढ़नी होंगी या मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि आपको आगे के टॉपिक मिलते रहेंगे। तो दोस्तों इसी धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड सपोर्ट फॉर मी। यू डोंट फॉरगेट to subscribe my channel Akhilesh Sharma YouTube and my Facebook page Akhilesh Sharma. Thank you so much.